माँ, रामलाल चाचा आए हैं। सुरभि ने दरवाजे से ही आवाज देते हुए कहा। फिर उसने बैठक में ही टंगा रैकेट उठाया और बाहर खेलने भाग गई। ओफो, बोर करने आ गए साहब। अखिलेश झट कुर्सी खींचकर बैठ गया और कोर्स की किताब में मुंह छिपा लिया। उनकी बातें सुनने से अच्छा उसे पढ़ाई करना लगता था। यूं तो वह किसी के कहने सुनने से शायद ही कभी पढ़ने बैठता था। मेरे पति भी अभी दफ्तर से लौटे नहीं थे। हालांकि मैं भी ब्रेड रोल का मसाला तैयार करने में बिजी थी, पर रसोई घर तक आने में उन्हें कोई संकोच थोड़े ही होता। अतः काम छोड़कर चुपचाप सिंक में हाथ धोने लगी। अभी हाथ पहुंच ही रही थी कि जनाब सीधे चौके तक आ पहुंचे। सारा तामझाम देखकर बोले, मसालों की चटकदार खुशबू भरते हुए बोले, वाह वाह, लगता है आज ब्रेड रोल बनेंगे। हाँ, बच्चों को भूख लग रही है इसलिए बना रही हूँ। ठीक है, बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे। उनमें और हम में कोई फर्क है क्या? वह इस तरह ठका लगाकर हंसे मानो अभी अभी चुटकुला सुनाया हो। मैंने हार कर कढ़ाई चढ़ाई और ब्रेड रोल तलने लगी। तब तक वे अखिलेश के कमरे में जा चुके थे। अच्छा, तो साहब ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं? कीजिए कीजिए, हम बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे, कहते हुए बाहर निकल गए और जोर जोर से कोई लोकगीत की धुन दोहराने लगे। अखिलेश का उनकी बातों से बचने का ही आजमाया हुआ सफल नुस्खा था। इस बार भी वह कामयाब रहा। मैंने ब्रेड रोल की प्लेट उन्हें पकड़ाई और उनकी बातें सुनने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। अपने गांव, खेत, खलिहान, पगडंडियां, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। अखिलेश तो सुन सुनकर तंग आ चुका था। इतनी याद आती है अपने गांव की, तो यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं अपने गांव? वह अक्सर खींचकर कहता। मजबूरियां थी बेटे, खेत घर कुछ रहा नहीं, सो यहाँ आ गए। आगे बढ़ने की लगन थी, दिमाग भी ठीक ठाक था, सो स्कॉलरशिप के बल पर इंजीनियर बन गए। दिमाग अच्छा था, यह बताना पड़ रहा है, अखिलेश जब तक उनका मजाक उड़ाता। उनकी बातें अकेले सुनते हुए मुझे अखिलेश की टिप्पणियां याद करके बेहद हंसी आ रही थी, और वे शायद अपने पिता की मृत्यु का 10 बार सुनाया हुआ प्रसंग फिर सुना रहे थे। उन्हें मेरी बेवक्त की हंसी बेहद खली। भाभी जी, भैया तो आए नहीं। मैं सोच रहा था उनके पास बैठकर चाय पियेंगे। उन्होंने चाय पियान की भूमिका बांधी, अतः मैं चुपचाप जाकर चाय चढ़ाई। 1 डेढ़ घंटा दिमाग चाट कर जब वे गए, सिर बुरी तरह चकरा रहा था। अखिलेश के कमरे में जाकर देखा था, हथेली पर होंठ टिकाए बैठा था। माँ, रामलाल चाचा के घर आने का एक फायदा तो है, वह दार्शनिक मुद्रा बनाकर बोला। मेरा एक कठिन लेसन आज पूरा हो गया। मेरा दिमाग उनकी बातों से इतना परेशान हो चुका था कि उसकी इस बात पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब पति विवेक घर आए तो मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कैसे कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रखी है आपने? पूरी कॉलोनी में जिसे कोई पूछता तक नहीं था, यहाँ आए दिन मुंह उठाए चला आता है। रामलाल आया था क्या? और नहीं तो क्या, 1.5 घंटे से बैठे थे। यह नहीं कि आप घर पर नहीं हैं तो चलते बने। चाय नाश्ता जब हुआ तब गए हैं। कुछ दिनों की बात है, उसके बीवी बच्चे आ जाएंगे तो अपने आप आना जाना कम हो जाएगा। अकेला आदमी है, कर भी लिया चाय नाश्ता तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हम्म, खुद झेलते तो पता चलता। चाचा चले गए? सुरभि ने बाहर से आते ही पूछा। मैं तो घबरा ही गई थी कि मेरे घर लौटने तक टलते भी हैं या नहीं। सचमुच बड़े बोर हैं। 11 साल की बच्ची के मुंह से ऐसा सुनकर मुझे हंसी आने लगी। रामलाल जी वाकई इस शब्द के साथ न्याय भी करते थे। 4-6 दिनों में एक चक्कर तो ज़रूर लगता था उनका। भोपाल से ट्रांसफ़र होकर नए नए आए थे, तब अखिलेश और सुरभि भी उनके पास बैठ जाते, लेकिन जल्दी ही उनकी घिसी पिटी बातों से ऊब गए। उनका परिवार अभी भोपाल में ही था और पढ़ाई का सेशन पूरा होने पर वे सब वापस आ जाते। तब तक ये माशे हमारे ही जिम्मे थे। मेरी पड़ोसी मधुलिका का भी जवाब नहीं। जब भी आएगी बड़ी मासूमियत से पूछेगी, क्या सुजाता, आज रामलाल जी नहीं आए? जैसे कि रोज़ आते हों। फिर कहेगी, आप भी खूब हैं, न जाने कैसे सह लेती हैं ऐसे वैसे लोगों को। निपट देहाती लगते हैं और विवेक साहब को भैया कहते हैं। सुनकर ही हमें तो बड़ा अटपटा लगता है।
एक रोज़ रामलाल जी आए। आते ही उन्होंने फिर चाय पान की भूमिका बांधी। भाभी जी, ठंड बहुत है। हाँ, सो तो है, मैंने उनकी बात सुनकर ऐसे ही कह दिया। ज़रा एक कप चाय पिलाइए, मैंने लाचारी दिखाते हुए कहा। भाई साहब, दूध तो ख़त्म हो चुका है। अरे, वे आनन फानन रसोई तक पहुंच गए। दूध तो है भाभी जी, लगता है आपको ध्यान नहीं रहा। लेकिन आज मैं भी जिद पर अड़ी थी। दूध तो है, पर अभी बच्चों ने नहीं पिया। बच्चों ने नहीं पिया, तब तो हम चाय नहीं पियेंगे। बच्चों को दूध पिलाना पहले ज़रूरी है। हमें ही लीजिए, बचपन में तो खूब दूध पिया, बाद में कुछ रहा नहीं। वे अपना रोना लेने बैठ गए। भाई साहब, मुझे काम से बाहर जाना है, मैंने ताला हाथ में उठाते हुए कहा। अच्छी बात है। रामलाल जी के जाने के बाद मुझे बच्चों का ख्याल आया। हड़बड़ाहट में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब तक तो दोनों घर आ चुके होंगे। इस घटना के बाद मैंने उनके प्रति अपना यही रुख बनाए रखा। उनका हाथ बांधकर खड़े होना, पान की पीक से हरदम सने हुए दांत, तेल चुपड़े बाल, उनकी हर बात ही मुझे काट खाने लौटती। वो भी देर से ही सही, पर मेरी बेरुखी ताड़ गए। अब उनका घर पर आना काफ़ी कम हो गया। विवेक जब घर पर होते तभी वे आते और मुझसे नाश्ते के अलावा कोई बात ना करते। मैंने राहत की सांस ली। वक्त बेवक्त का चाय नाश्ता सब कुछ बंद हो गया। उस रोज़ घंटी बजने पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रामलाल जी को खड़ा पाया। पसीने से तर उनकी काया देखकर मुझे सदा की तरह नफरत हुआ। वे घर पर नहीं हैं, कहते हुए मैं दरवाज़ा बंद करने को हुई। उन्होंने इशारे से मुझे रोकना चाहा। मैंने मन ही मन उन्हें कोसते हुए पूरा दरवाज़ा खोल दिया। भाभी जी, बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए हैं, और कहाँ जाएंगे इस वक्त? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए, भैया दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सुनते ही मुझे गश्त सा आ गया। वे संभाल कर मुझे अंदर ले आए। भाभी जी, आप घबराइए नहीं, उन्हें चोट ज़्यादा नहीं आई है, उन्होंने कहा। पर मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे समय तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मौत की खबर तक छिपा जाते हैं। लड़खड़ाते कदमों से मैं किसी तरह हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। रामलाल जी ने ही ताला लगाया। मुझे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। एक बच्चा दौड़ता हुआ भैया के स्कूटर के सामने आ गया। उसे वे बचाने लगे तो स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया तो खुद ही गिर पड़े। स्कूटर भी उन्हीं पर गिरा, उठ भी नहीं पा रहे थे। रामलाल जी ने स्कूटर से मुझे ले जाते हुए सारी घटना सुना रही थे। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ता जा रहा था। हृदय में हड़कंप मचा था और सांसों में बवंडर। 10-15 मिनट से भैया वैसे ही पड़े रहे थे, पर एक भले से आदमी की इंसानियत नहीं जागी। वह तो गनीमत थी कि उसी वक्त मैं वहां से गुजरा। मैं उनके शब्द भी ठीक से नहीं सुन पा रही थी। बार बार दिल यही मना रहा था कि वे ठीक। आप इनकी पत्नी हैं? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और अंदरूनी चोट नहीं है। डॉक्टर के शब्द मुझे तसल्ली बख्श लग रहे थे। मन में अब तक उठती हुई भयानक आशंकाओं पर विराम लग गया था। डॉक्टर ने रामलाल जी को दवाइयों की पर्ची दे दी। सुजाता, इनकी आंखें खुली। मैं यही हूँ आपके पास। मैंने इनके कंधे को हौले से दबाया। ये करा उठे। सुजाता, बहुत तकलीफ हो रही है, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत, मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा और भागी भागी नर्स के पास गई। उसने इन्हें दर्द की राहत दिलाने के लिए इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में इनकी आंख लग गई। भाभी जी, ये दवाई ले आया हूँ। रामलाल जी न जाने कब आए थे। ये कुछ फल वगैरह भी रखे हैं, जब डॉक्टर कहें भैया को दे दीजिएगा, वह कह रहे थे। रामलाल जी के जाने के बाद मुझे बच्चों का ख्याल आया। हड़बड़ाहट में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब तक तो दोनों घर आ चुके होंगे। ताला देखकर कहाँ गए, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर अचानक ख्याल आया कि पड़ोस की मधुलिका के यहाँ फ़ोन करके उसे बच्चों के बारे में बताया जा सकता है। मैंने फ़ोन करके मधुलिका को सब कुछ बताया। ओह, यह तो बड़े अफसोस की बात है, भाई साहब दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वैसे कोई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बुरा हुआ। हमारी ओर से कोई मदद वगैरह तो नहीं चाहिए? वह नई शब्द पर जोर देते हुए बोली। उसका लहजा सुनकर मुझे रोना आने लगा। जरा बच्चों को देखना था, वे आ जाएं तो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे कहूँ कि आज रात बच्चों को अपने पास रख ले। आप फिक्र मत कीजिए, बच्चे आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप लोग नौराजाबाद के अस्पताल में हैं।
कहकर उसने फ़ोन रख दिया। भाभी जी, आपके घर की चाबी मैं अखिलेश को स्कूल में ही दे आया हूँ। उसे सब कुछ समझा दिया है कि वह सुरभि को इस बारे में अभी कुछ ना बताए। वह मेरे ही साथ आना चाहता था, पर मैंने उसे बताया कि इस वक्त उसका सबसे बड़ा काम सुरभि को बहलाए रखना है। मुझे याद आ रही थी अखिलेश की टिप्पणियाँ, उसका रामलाल जी का मजाक उड़ाना, उनके चलने बोलने की नकल उतारना, सुरभि का उन्हें टालकर बाहर खिसक जाना। भाई साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं बच्चों के ही विषय में सोच रही थी। मुझे भी खासकर सुरभि की ही बड़ी चिंता थी। अब अखिलेश सब संभाल लेगा। अब आप घर जाकर आराम कर लीजिए। रात भर भैया के पास मैं रहूँगा। मैं खाना बनाकर आपके घर रख आया हूँ। मुझे एक एक करके वे सारी घटनाएं याद आई जब कदम कदम पर मैं उनका अपमान किया था। खासकर वह घटना जब उनके द्वारा चाय की फरमाइश किए जाने पर मैंने दूध ना होने का बहाना बनाया था। पश्चाताप से मेरा हृदय फटा जा रहा था। मुझे मौन देखकर वे सांत्वना भरे स्वर में बोले, धीरज रखिए भाभी जी, शुक्र है कि भैया सही सलामत हैं। घर आने पर देखा सुरभि ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। अखिलेश से पता चला कि मधुलिका अपना फर्ज पूरा करके गई है। उसने सुरभि को दुर्घटना की खबर सुना दी थी। मैंने सुरभि को समझा बुझाकर संभाल लिया। अखिलेश खाना खाकर अस्पताल चला गया। अगले दिन कॉलोनी में इस दुर्घटना की खबर फैल गई थी। मैं थर्मस में चाय नाश्ता लेकर अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ी थी कि घर में भीड़ लग गई। मैंने वह अनदेखी घटना सबको बता दी। ओह बुरा हुआ, लोग देखकर नहीं चलते क्या? ट्रैफिक के नियम तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि खुला छोड़ना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं। चर्चा अपने पूरे रंग पर थी। एक विषय से दूसरा विषय निकलता जा रहा था। अस्पताल जाने की जल्दी थी, पर कोई उठने का नाम भी तो नहीं ले रहा था। तभी रामलाल जी ने आकर मुझे इस विषम परिस्थिति से उबार दिया। भाभी जी चलिए, आप तैयार हैं ना? वे आते ही बोल पड़े, जी चलिए। थैला संभालते हुए मैं उठ खड़ी हुई। रामलाल जी तो कर ही रहे थे आपके लिए, फिर भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। भीड़ में से एक आवाज़ आई, हाँ हाँ ज़रूर बताइएगा। दो चार दबी दबी आवाज़ें और भी आई। रामलाल जी मुझे और सुरभि को स्कूटर पर बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। उनके सारे अनुभवों को मैं आज बिल्कुल नई दृष्टि से देख रही थी। इतनी तकलीफ़ें अकेले उठाई, इसीलिए वह सारी घटनाएं उन्हें हमेशा के लिए याद हो गई थी। चाचा, आपने बेहद बहादुरी से अपने जीवन की यह लड़ाई खुद लड़ी। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपने अपनी शिक्षा भी पूरी की। मैं तो अभी भी डांट डपट के बगैर पढ़ लिख नहीं पाता। अखिलेश पूरे उत्साह व गंभीरता से कह रहा था। हालात सब कुछ सिखा देते हैं बेटे। ये अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रहे थे। वातावरण कुछ बोझिल हो गया था। हमारी चुप्पी से वे समझे कि हम लोग उनकी बातों से बोर हो रहे हैं। अतः उठने का उपक्रम करने लगे कि हठात मेरे मुंह से निकल पड़ा, अभी बैठिए ना भाई साहब, मैं आपके लिए एक गिलास मलाईदार चाय बना कर लाती हूँ। और सब तरफ हंसी के ठहाके बज चुके। धन्यवाद।